नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है। इसके पहले 2 टेस्ट सीरीज आप लोग का कंप्लीट करा चुका हूं। यह तीसरी टेस्ट सीरीज है और यह जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी का मास्टर टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 3। जो भी लोग बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए का यह आपका कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए। हालांकि यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है तो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस एनबीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए यह कोर्स लॉन्च हो चुका है 1499 का। इसमें आप लोगों को 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर वाइज सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे। तो जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। और यह आपका टेस्ट सीरीज संख्या 3। इसके पहले 2 टेस्ट सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर टेस्ट सीरीज की, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज संख्या 1 और 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक टेस्ट सीरीज में केवल 10 क्वेश्चन है और इसी तरह से बाकी टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो रही है। तो हम लोगों ने यह देख लिया था, 2 टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब यह तीसरा टेस्ट सीरीज है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तीसरे युद्ध की बात हो रही है तो मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था। विकल्प भी जो है वह आपका सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। प्रश्न 22 देखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी थी? अच्छा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके लड़ाई के बाद कौन सी घटना घटी थी? मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा था क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जो है हार गए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिणी भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला था। बिल्कुल यह भी आपका सही है। तो 1 और 2, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तीसरा देखिएगा। अफगानों का पंजाब में पूर्णतः अधिकार हो गया, तो ऐसी बात नहीं है, अफगानों का पूर्णतः अधिकार नहीं हुआ, ठीक है। 1 और 2 बातें ही आपकी सही हैं, तो विकल्प ए। व्याख्या देख लीजिएगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा फौज के पैर पूरी तरह से उखड़ गए। अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के हाथों में मारे गए। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा। पानीपत में मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण में भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया क्योंकि इन क्षेत्रों पर मराठों का प्रभाव था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों को भी अपनी जीत का कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई में यह फैसला नहीं किया गया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया गया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। कुल मिलाकर मराठे उत्तराधिकारी हो सकते थे। मुगल वंश के बाद मराठे संपूर्ण भारत में अपना उत्तराधिकार स्थापित कर सकते थे, लेकिन मराठे जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए, ठीक है। तो यह तय हो गया कि अब मराठे उत्तराधिकार नहीं होंगे, भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 23 देखिएगा। आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध हुआ था उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हो गया था। भैया, देवगांव की जो संधि हुई थी ना वो भोसले के साथ हुई थी, भोसले मराठों के साथ हुई थी और यह 1802 और 3 में हुआ था, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं हुआ था। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई थी, बल्कि सालबाई की संधि जो हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, न कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो यह भी आपका सही नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। तो तीसरी बात है सही। तो में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 3, विकल्प सी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 में हुई थी, भोसले के साथ हुई थी।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया था। कथन 3 सही है। प्रथम युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए जबकि अन्य युद्धों में मराठों की हार हुई थी। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ये जो सरंजामी प्रथा है वह किससे संबंधित है? तो यह मराठों से संबंधित है। सरंजामी जो व्यवस्था है वह मराठा भू राजस्व से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है आपका सही है, बी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित है। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। तो देखिए कितना बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रहा है, और यह जो भी टेस्ट सीरीज है वह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। तो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, 2500 से 3000 क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज होगी वह आपकी अलग होगी। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज होगी, चैप्टर वाइज आपके नोट्स होंगे, लेक्चर्स वीडियो होंगे, उसके नोट्स होंगे, सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा, और इसकी फीस केवल 1499 रुपए रखी गई है। प्रश्न 25 देखिएगा, मराठा राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाने वाला शुल्क था। चौथ वह मराठों को मिलता था, मराठा वसूलते थे चौथ। तो देखिए चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाने वाला शुल्क था, ये सही है आपका। सरदेशमुखी मुख्यतः मराठा शासित राज्यों से वसूला जाने वाला भू राजस्व था। तो चौथ मराठा आक्रमण से बदले में वसूले सरदेशमुखी मुख्यतः मराठा राज्यों से। तो देखिए 1 तो आपका सही है, लेकिन 2 आपका सही नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 1। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः चौथ मुगल सत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाले राज्यों से मराठा आक्रमण न करने के बदले वसूला जाने वाला कर था। इसकी मात्रा आय का 1/4 होती थी, 1/4 होती थी। सरदेशमुखी चौथ पर लगने वाला अतिरिक्त कर था, इसकी मात्रा 1/10 होती थी। सरदेशमुखी जो होता था 1/10 होता था। इन करों को शिवाजी द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न 26 देखिएगा, 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था। ये तो आपका विचार सही है। बाल विवाह का जो प्रचलन है सामान्यतः पूरे देश में था। पूरी सदी में देखिए, पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। यह सही नहीं है कि लड़कियों की शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। 18वीं सदी में लोग पीछे थे। ठीक है, सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो केवल 2। आमतौर पर विकल्प बी जो होगा वही आपका सही नहीं होगा। ठीक है, पूरे भारत में पूरी 18वीं सदी को देखने से पता चलता है कि बाल विवाह प्रथा पूरे देश में प्रचलित थी। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया था, लड़कियों को पहले ही शिक्षा मिल जाती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जिसे एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता था। मतलब लड़कियों में शिक्षा का भाव था, कुछ लड़कियां ही शिक्षित थी, अच्छे परिवार की। ठीक है, जो बड़े परिवार की लड़कियां थी। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियां थी, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी, लेकिन सती प्रथा जो है दक्षिण भारत में नहीं थी, उत्तरी भारत में ही थी। ठीक है, दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था, मराठों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया था। ठीक है, प्रश्न 27 देखिएगा, 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केरल के महान कवि कुंचन नबियार इसी समय हुए। ये तो सही है। इस सदी में उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ। यह भी आपका सही है। तमिल में चित्तूर काव्य की शुरुआत इस सदी में हुई थी। यह भी आपका सही है। केरल के महान गीतकार दयाराम ने भी इस सदी में अपनी रचना लिखी थी। यही आपका सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? तो केवल डी। केवल डी आपका सही नहीं है, बाकी तीनों बातें सही है। तीनों बातें देख लीजिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा। 18वीं सदी में मलयालम साहित्य में पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नम्बियार इसी समय में हुआ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी की केरल में कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ था। इस सदी के साहित्यिक जीवन का उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। मतलब 18वीं सदी में उर्दू भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, तायू मानवर तमिल में चित्तूर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। अतः तमिल में चित्तूर काव्य की शुरुआत इस सदी में हुई थी। इस सदी के महान कवियों में से दयाराम ने इस सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखी, जो गुजरात के थे।
प्रश्न 28 देखिएगा, 18वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रसिद्ध पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने किया था। तो प्रसिद्ध पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने किया था? वारिस शाह ने किया था। प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना किसने किया था? अब्दुल लतीफ। तो दोनों बातें सही हैं। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, विकल्प सी। उपयुक्त दोनों कथन सही है। 18वीं सदी में मशहूर पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने किया था। मशहूर पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने किया था? वारिस शाह ने किया था। इसी सदी के दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपनी प्रसिद्ध कविता रिसालों की रचना की थी। ठीक है। सिंधी साहित्य के लिए ये सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। सचल और शामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। यह भी आपका है। ठीक है। ये कुछ ग्रंथ हैं, इसके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हीर रांझा की रचना किसने किया है? वारिस शाह ने। ठीक है। और शाह अब्दुल लतीफ ने किसकी रचना किया है? रिसालों की। प्रश्न 29 देखिएगा, 29 सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। यह तो सही है। इस सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामले में यूरोप से काफी आगे था। नहीं, यूरोप से आगे नहीं था, बल्कि यूरोप आगे था। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक। व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है, चूंकि 18वीं सदी में भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादन में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए विदेशों में नियमित बाजार था, फलस्वरूप भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। दूसरा कथन असत्य है, भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में 18वीं सदी के दौरान भारत पश्चिमी देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामले में काफी बढ़ा रहा। पिछले 200 वर्षों से पश्चिमी यूरोप में वैज्ञानिक और आर्थिक क्रांति चल रही है, जिससे आविष्कारों और अनुसंधानों की बाढ़ सी आ गई है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी चैप्टर वाइज। और उतना कंप्लीट होने के बाद आप लोग को 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज में आपको अलग से दूंगा, मास्टर टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। तो जो लोग सीरियस हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।